फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पायरीन है, कैमेक्सेन है, कृत्रिम रेशम है, कृत्रिम कपूर है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन को कहते हैं गैमेक्सेन। ठीक, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भूतल पर स्वच्छ जल का प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है, जो स्वच्छ जल है वो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है लगभग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, लगभग 3 जो % है ये पीने योग्य पानी है पृथ्वी पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा गया इसमें। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा विंडोज़ नेट, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी जितने भी हैं, चाहे विंडोज़ 7 की बात करें, विंडोज़ 2000 की बात करें, विंडोज़ XP की बात करें, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव परमाणु के न्यूक्लियस से आने वाली विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है वो कौन सी होती है। तो ये साइंस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो परमाणु के जो न्यूक्लियस की बात की गई है, जैसे इससे जो निकलने वाली जो किरण है, ठीक है, कौन कौन सी है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। ठीक है, इससे जो निकलने वाली किरण है कौन कौन सी है भाई, इससे जो निकलने वाली किरण है अल्फ़ा एक हो गया, फिर उसके बाद बीटा एंड गामा। ठीक है, ये 3 जो है इससे निकलने वाली किरणें हैं। ठीक है, इससे निकलने वाली किरणें 3 हैं। अल्फ़ा की बात करें तो ये धनावेश होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की बात करें तो ये धनावेश होते, पॉजिटिव होते हैं, जिसके चलते यह विक्षेपित हो जाती है। अगर जबकि बात करें हम बीटा की तो ये ऋणावेशित होती है। ठीक है, ऋणावेशित होने के कारण होता क्या कि न्यूक्लियस की ओर ये मुड़ जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें गामा पर, तो गामा पर कोई आवेश होता ही नहीं। ठीक है, गामा पर कोई आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाती है। और अगर हम बात करें गामा किरणें की, तो गामा किरणें एक्स किरणों की तरह ही विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, और इसकी भेदन क्षमता भी जो होती है गामा किरणें की, इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, मैक्सिमम इसकी होता है भेदन क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 54 का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो होगा सी नंबर आंसर। ठीक है, कि न्यूक्लियस से आने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी होती है, गामा किरणें। जैसे कि यहाँ पे भी बात किया गया तो एक्स किरणों की तरह ये भी विद्युत चुम्बकीय होती है और इसकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संपर्क प्रक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पर कि लेवोशियर का नाम किस गैस से संबंधित है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ए नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है। 4 ऑप्शन है, सरल रेखीय गमन, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सरल रेखीय गमन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी हल्के और किसी भारी पिंड का संवेग समान हो, ठीक है ना, हल्के और भारी पिंड का जो है संवेग समान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर होगा, हल्के पिंड के लिए अधिक। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं, तरंग में 2 शिखरों के बीच की दूरी किससे निर्धारित की जाती है ना। तरंग में जो 2 शिखरों के बीच की दूरी होती है वो किस पर निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, जैसे तरंग संख्या हो गया, तरंग वेग हो गया, आयाम हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, है ना। तो इसका ऑप्शन है आगे देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 59 का वो होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदृढ़ पिंड पर क्रिया करते हुए बल क्या होता है। 4 ऑप्शन है, गति को रोक सकता है, गति शुरू कर सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, या बीमीय परिवर्तन
कर सकता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा बी में, ये परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट किसके बराबर होते हैं? ठीक है, 4 बिट जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो आंसर जो होगा 4 बिट इक्वल टू निबल के। ठीक है, 4 बिट जो होगा बराबर किसके होंगे? निबल के। मीन्स कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के किस समूह या मीन्स कि किस फालम में कंकतलकोलम नामक गलफरों द्वारा शोषण होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 62 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा मोलस्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा GS ढिल्लो। ठीक है, जो कि इनके सदस्य इनके जो जो आज़ाद हिंद फौज का जो सदस्य में शामिल नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पर। 1898 ईस्वी में रेडियो धर्मिता की परिघटना का पता किसने लगाया था? रेडियो धर्मिता की परिघटना का पता किसने लगाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 66 का वो होगा ए नंबर आंसर हेनरी बेकवेरेल। ठीक है, नेक्स्ट रंगीन टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी JL बेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए यहाँ पे जापान के अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिंजो आबे। सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आय होले प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा क्या? डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, रवि कीर्ति। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी मैं बताना चाहूँगा। बात ये है कि दक्षिण भारतीय जो है प्राचीन राजवंशों में वातापी या फिर बादामी के चालुक्य राजवंश का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, इस वंश के जो शासकों ने 6वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण पथ पर शासन किया। अब बात करें यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय का, तो पुलकेशिन द्वितीय के आय होले या इसको आय होले को यहाँ पे बात करें ए होल भी कहा जाता है। ठीक है, ए होल। ठीक, ए होल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ए होल जो है अभिलेख के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक, ए होल या फिर आय होले। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के आय होले या ए होल अभिलेख से इस राजवंश के बारे में प्रमाणिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो है किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो इसके बारे में इस राजवंश की जानकारी मिलती है, प्रमाणिक जानकारी मिलती है। और एहोल अभिलेख की रचना जो है, अगर हम बात करें रचना कौन किया था, तो रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में। और अगर बात करें कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। ठीक है ना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक, ठीक है, स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाव नृत्य कहाँ की नृत्य शैली है? ठीक है, तो जो छाव नृत्य है वो है बिहार की ये नृत्य शैली है। सॉरी, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन होगा परमाणु ईंधन। ठीक है, परमाणु ईंधन नवीकरणीय स्रोत है जिसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर सकते हैं, या फिर उसका जो सोर्स है। ठीक, तो अगर बात करें पेट्रोलियम, कास्ट, कोयला, ये सब अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी में घट किससे बनता है? ठीक है, तो 74 का अगर बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर पत्ती से। अब इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानें। घट जो पर्णी पौधे में पत्ती से घट बन जाता है। ठीक है, जिसे कीटाहारी पौधे कहते हैं, जिसमें पत्ती का अग्रिम जो भाग होता है, इसके आगे का भाग एक घड़े का आकार का ग्रहण एक रूप ले लेता है, जिसमें एक ढक्कन जैसा कुछ होता है। घड़े के मुख पर जो होते हैं, घड़े जैसा जो आकार बनता है, उसके मुख पर मकरंद ग्रंथियां मीठा रस निकालती हैं, जिससे कीट जो होते हैं या कीड़े जो होते हैं घड़े के मुख पर आ जाते हैं, और जो कीट को
पचाकर उसके बाद नत्रजन में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ, ये रहा घटपर्णिका का यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक जैव उर्वरक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, राइजोबियम संवर्धन। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 76 पे आते हैं। ठीक, 76 में क्या है, स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित थे? मीन्स कि किस संस्था से संबंधित है, किस समाज सेवा से संबंधित रखते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन मीन्स ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करते हैं ब्रह्म समाज की बात करें, या फिर आर्य समाज की बात करें, या फिर अगर प्रार्थना समाज की बात करें, तो ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात करें तो इसके जो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे आर्य समाज की, अगर बात करें तो आर्य समाज की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके जो ये जिस संस्था से जुड़े थे उनका, और जिस संस्था की स्थापना किए थे उनका नाम है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक, अगर बात करें प्रार्थना समाज के बारे में, अगर संस्थापक की बात करें तो इसमें 3 लोग जुड़े थे, जिसमें कि महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर आदि इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? तो 77 का जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा यूएसए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? तो यूएसए में जो होता है अध्यक्षीय प्रणाली शासन है। ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव सीधे जनता करती है, तथा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष का शासनाध्यक्ष भी होता है। वहीं अगर बात करें यूके या भारत या नेपाल की बात करें तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, जहाँ पे राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जो होता है उसके जो चुनाव होता है सीधे जनता नहीं करती है, तथा जो शासनाध्यक्ष भी होता है वो प्रधानमंत्री का पद का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसका रूप ग्रहण कर सकता है? ठीक है, तो सत्याग्रह की अगर बात करें यहाँ पे 78 में तो वो होगा डी। ठीक है, क्रांति का रूप ये ग्रहण कर सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेख न किए गए विषयों पर विधान कौन बनाएगा? है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी उल्लेख न किए गए विषयों पर विधान कौन बनाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नोट कर लीजिए, वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, संसद बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा स्टोरी सुनेंगे कि इब्राहिम लोदी की अगर बात करते था। ठीक है, तो बात हो रहा है 1526 को, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल बादशाह जो था बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और इसके बाद ही जो है दिल्ली में जो मुगल शासन की नींव पड़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और मुगल शासन का यहाँ पे स्थापना हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसके अंत के कारण, किसके अंत के बाद? इब्राहिम लोदी के बाद। और किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा इसका अंत किया गया, उसके बाद ही मुगल शासन का स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का अभिभावक कौन था? अब अकबर का जो अभिभावक था वो था बैरम खान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा बैरम खान। ठीक है, और इनके जो पिता था, अकबर के पिता कौन थे? जो हुमायूं थे। ठीक है, चलिए यहाँ से जानकारी मिलती है। अब थोड़े से और इसकी जानकारी की बात करते हैं कि हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने ही जो गुरुदासपुर के निकट कालानौर में अकबर का मुगल बादशाह के रूप में राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, उस समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष 4 महीने की थी, और बैरम खां अभिभावक के रूप में इसका यहाँ पे साथ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? 82 नंबर पे अगर क्वेश्चन पे देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, चाय कॉफ़ी, पेन पेंसिल, धान भूसी या फिर कार पेट्रोल। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा धान और भूसी। ठीक है, अब आते हैं 83 पर, सर्वोदय की अवधारणा आमतौर पर किससे संबंधित है? सर्वोदय, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक, चलिए संपत्ति चोरी है यह किसने कहा था?
संपत्ति जो है चोरी है, यह किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा प्रौद्योन। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इको से भी कई बार एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा कि केंद्रीय समस्या होती कमी। ठीक है। चलिए, मांग में विस्तार कब होता है? क्वेश्चन नंबर 86 का है कि मांग में विस्तार कब होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, जब मांग बढ़ती है तब इसका विस्तार होता है, मीन्स कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 87, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्णतः लोचहीन मांग की स्थिति में लोच की मात्रा कितनी होती है? जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इक्वल टू 0 के बराबर, मीन्स कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। एल आकृति का अनधिमान वक्र किसे दर्शाता है? चार ऑप्शन है, पूर्ण स्थानापन्नता या पूर्ण पूरकता, अपूर्ण स्थानापन्नता या फिर शून्य पूरकता। ठीक है। तो इसका जो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन क्या है? तो जीन क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा विशेष डीएनए खंड जो विशेष लक्षण की आनुवांशिकता का निर्धारण करता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा नागालैंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91 पे कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन है? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा डार्विन। ठीक। आर्किड को क्या माना जाता है? आर्किड दरअसल है क्या यहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा। ठीक है। एक अधिपादप है जिसके कहते हैं एपीफाइट कहते हैं। ठीक। चलिए आगे सवाल पे आते हैं फटाफट। 93 में है एमनियोसेंटेसिस का असल में केवल किस लिए प्रयोग किया जाना चाहिए? ठीक है। तो 93 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन होगा भ्रूण की वंशानुगत असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स फैलाने वाले HIV विषाणु का पुष्टिकारी परीक्षण क्या होता है? तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर एलिसा टेस्ट के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है इसके विषाणु का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ठीक है। तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी गैब्रो। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में किस युग्म का सही मिलान किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा बेड ओइन का जो है कॉम्बिनेशन बनेगा सहारा। ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत के ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का जो नाम होगा वो होगा यहाँ पे सी लद्दाख। ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या में रोमन के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा ए और बी, मीन्स कि केरल से भी और तमिलनाडु से भी, मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस राजवंश का शासन था? है ना, जब अरब आक्रमण करता है उस समय सिंध पर किस शासन का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मण। ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक आबादी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर मध्य प्रदेश। तो